गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? तो आज हम करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन और उसके कॉजेज़ के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार पिछले लेक्चर में। तो देखिए डेफिनेशन: द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। कि जब एक बॉडी रोल करती है, लुढ़कती है, गोल गोल लुढ़कना, उसे रोलिंग कहते हैं। ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, तब जो फ्रिक्शन लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ व्हील, अ सर्कुलर डिस्क और अ रिंग और अ स्फीयर और अ सिलेंडर रोल्स ओवर ए सरफेस। मान लो एक पहिया सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। द फोर्स दैट अपोज इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो अगर हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाएगी। ये किस वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। आगे देखिए, आगे है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन अ लेवल ट्रैक, जब कोई बॉडी रोल करती है, लुढ़कती है किसी लेवल ट्रैक पे, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी स्मॉल, तो उस बॉडी के साथ जो सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट में वो बहुत कम होता है। देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड विच इज़ इक्वल टू वेट अपॉन एरिया इज़ वेरी लार्ज। तो अगर बॉडी का वेट स्मॉल एरिया पे पड़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, उस वहाँ पे बढ़ जाएगा। दिस कॉजेज ए डिप्रेशन इन द सरफेस बिलो, तो इसका मतलब वहाँ पे थोड़ा सा खड्डा टाइप बन जाएगा। एंड ए माउंट और बम्प इन फ्रंट एज शोन इन फिगर, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये माउंट बना हुआ है। ये ऐसे है जैसे कि टायर के आगे थोड़ी सी ऊंचाई आ जाती है, इस तरह से। इन टर्न द सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी इन कॉन्टैक्ट गेट्स स्लाइटली कंप्रेस्ड, और ये रोलिंग बॉडी है जैसे कि टायर है वो थोड़े से दब जाते हैं। दस अ रोलिंग व्हील, तो ये अगर व्हील है रोलिंग व्हील, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? नंबर वन, कॉन्स्टेंटली पुल्स आउट ऑफ डिप्रेशन एंड गोज अप हिल ऑन द माउंट LM। तो ये रोलिंग व्हील जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो थोड़ा सा माउंट है LM, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए, साइमल्टेनियसली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द रोड KL। साथ के साथ जो ये KL है, ये जो टायर के पॉइंट्स हैं, मोलिक्यूल्स और एटम्स जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अडेशन। तो टायर को KL से आगे की तरफ बढ़ना है तो वो इस फोर्स को भी ओवरकम करने की कोशिश करेगा। सो विच इज़ अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ अडेशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे व्हील को दो काम करने हैं, एक तो ये जो माउंट M है इसके ऊपर चढ़ना है इसे, और दूसरा KL से फोर्स ऑफ एडेशन को ओवरकम करना है। यही कारण है रोलिंग फ्रिक्शन का। दिस कॉजेज रोलिंग फ्रिक्शन। आगे देखिए, व्हेन ए टायर इज प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, जब एक टायर के अंदर अच्छे से हवा भरी होती है, इट बिकम्स हार्ड, यह कठोर हो जाता है, एंड गेट्स कंप्रेस्ड बाय द रोड टू ए मच स्मॉलर एक्सटेंट। तो ये थोड़ा कम दबेगा और रोड के कांटेक्ट में भी कम आएगा। ड्यू टू इट द अपोजिशन टू मोशन ड्यू टू अडेसिव फोर्स बिकम लेस। अब रोड के कांटेक्ट में कम आएगा तो जो है सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो एक दूसरे से कम एडेसिव फोर्स से जुड़ेंगे। इस वजह से जो है अपोजिशन मोशन वो कम हो जाएगा। देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस, जिससे रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हैंस इट इज़ ईजियर टू ड्राइव ए व्हीकल व्हेन इट्स टायर्स आर फुली इन्फ्लेटेड। तो इसका मतलब है कि हमें जो व्हीकल है हमारा उसके टायर्स में
अच्छे से हवा रखनी चाहिए ताकि उनको मूव करना आसान हो जाए, फ्रिक्शन कम लगे ग्राउंड से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज भी करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या था, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दी जाती है या किसी सरफेस के ऊपर रख दी जाती है और हम उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी आगे मूव करनी चाहिए। लेकिन हमने अभी अगर फोर्स बहुत कम लगाया है जिससे कि वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, वैसे तो जब वो फोर्स लगाते हैं बॉडी मूव करनी चाहिए, न्यूटन लॉ यही कहता है, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब किसी अपोजिट फोर्स ने उसे मूव करने से रोका हुआ है। इस अपोजिट फोर्स को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और इसका कोज भी हमने किया था कि ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल और एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस वजह से फ्रिक्शन लगता है। आगे अगर हम इस फोर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, जो अप्लाइड फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी जस्ट चलने वाली है, अभी चली नहीं है, जस्ट चलने से पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, ए स्टेज कम्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने वाली होती है बस। द स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज़ ऑब्वियसली मैक्सिमम। तो इस स्टेज पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होता है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हैंस limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of the other body। तो limiting friction वो maximum opposing friction है जो कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट मूव करने वाली होती है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। Following are the four laws of limiting friction। नंबर 1 है the magnitude of the force of limiting friction कैपिटल F between the surfaces of two bodies। कि जो मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग फ्रिक्शन का दो बॉडी के सरफेस के बीच में इन कॉन्टैक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम। कि दो बॉडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। F is directly proportional to R। When a body is heavy, जब एक बॉडी हैवी होगी तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन R इज इक्वल टू mg इंक्रीजेस। अगर बॉडी हैवी है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, देयरफॉर F इंक्रीजेस, जिससे कि F भी बढ़ जाएगा। हैंस P इज इक्वल टू F इंक्रीजेस, more force is required to move a heavier body than to move a lighter body। तो भारी बॉडी को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लाइटर बॉडी। सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी इज एट वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। कि जो वैसे तो हमें पहले ही पता है कि फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है, तो वैसे ही लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंटली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है जहाँ से दो बॉडी जो है कॉन्टैक्ट में है, तो उसके टेंजेंटली, तो जो कॉन्टैक्ट लाइन है उनकी उसके अलोंग ये काम करता है। नंबर 3 है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द
अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो अपरेंट का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई हमें ज़्यादा एरिया देता है लेकिन होता एक्चुअल में कम है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट रिमेन्स द सेम। और ये कब तक होता है? जब तक इनके बीच में जो है नॉर्मल रिएक्शन वो सेम है, तब तक ये इंडिपेंडेंट है अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है वो अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होता है। नंबर 4 है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में, वो किस बात पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि किस किस तरह के मटेरियल है दोनों बॉडीज़ के। फोर्स ऑफ एडेशन, क्योंकि बॉडी के नेचर के ऊपर ही ये बात डिपेंड करेगी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ एडेशन कितना होगा। एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, कि उन सरफेसेस के ऊपर पॉलिश कैसे की गई है, कितनी पॉलिश की गई है। अगर पॉलिश सरफेस होती है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, अदरवाइज ज़्यादा रहेगा। तो ये 4 लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के। आगे है सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो कुछ तरीके हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। देखिए, फ्रिक्शन जो है दो सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन लगेगा तो उससे दोनों सरफेस जो हैं वो घिसेंगी। और अगर मशीन के मूविंग पार्ट है तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे तो उससे मशीन जल्दी से ही पुराने हो जाएगी और टूट फूट ज़्यादा होगी उसके अंदर। और दूसरा, उसको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो इसलिए इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से पहला मेथड है बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मेक्स द सरफेस इज स्मूदर। पॉलिशिंग की वजह से सरफेस स्मूथ हो जाती है, देयर फॉर फ्रिक्शन रिड्यूसेस, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। नंबर 2 है बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस एट्सेट्रा फिल अप द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस। तो लुब्रिकेंट जैसे कि ऑयल और ग्रीस है, हम दो सरफेस के बीच में लगा देते हैं तो सरफेस की जो है ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, सो उनको ये स्मूथ कर देता है। क्या? ऑयल और ग्रीस। ड्यू टू इट द टू सरफेसेस विल नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब ऑयल और ग्रीस अगर दोनों सरफेस के बीच में आ गया तो दोनों सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, बीच में एक लेयर जो है वो ग्रीस या ऑयल की आ जाती है। सो वन सरफेस विल स्लाइड ऑन द ऑयल लेयर प्रेजेंट देयर। तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर ना स्लाइड करके ऑयल लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी जो उनके बीच में है, हैंस फ्रिक्शन डिक्रीजेज, जिससे कि दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है? बेयरिंग होता है, ज़्यादातर बच्चों ने देखा भी होगा, उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं मेटल की, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। टायरों के अंदर जो है सेंटर में वही यूज़ किया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। एज शोन इन फिगर 5.32, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, बी लिखा हुआ है इनके ऊपर, और ये रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और जो सेंटर में है एक्सेल उनका वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रहे हैं जिससे कि इनके बीच में लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, और जो कि काफ़ी कम होता है अदर फ्रिक्शन से। सो द बॉल बियरिंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ए एंड सी। तो बॉल बेयरिंग के अंदर 2 सिलेंडर होते हैं, एक तो होलो सिलेंडर है ये सी जो दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, और एक्सिस पे है ए, कोएक्सियल है दोनों,
A and C, between which suitable number of hard steel balls B are arranged. इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो है क्या अरेंज कर दी जाती हैं? बॉल्स. इनको B से रिप्रेजेंट किया गया है. द इनर सिलेंडर A इज फिटेड ऑन द एक्सल एंड आउटर सिलेंडर C इज फिटेड टू द व्हील. तो A जो है, A तो एक्सल के साथ कनेक्ट में कर दिया जाता है किसी व्हीकल के, और जो C है वो टायर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है. मतलब इसको टायर के साथ फिक्स कर दिया जाता है. तो टायर रोटेट करेगा तो ये C रोटेट करता है. When the wheel rotates, the balls B rotate in the direction shown in figure 5.32. जब व्हील रोटेट करेगा तो ये बॉल्स B हैं, ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेगी? जैसा कि फिगर में शो किया गया है. हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो है ये रोटेट कर रहे हैं. आगे देखिए, द व्हील दस रोल्स ऑन द बॉल्स इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग ऑन द एक्सेल. तो इसका मतलब क्या है कि व्हील जो है इन बॉल्स के ऊपर रोल कर रहा है एक्सेल के ऊपर स्लाइड करने की बजाय. इन दिस वे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विच इज़ मच लेस. तो वैसे तो यहाँ पे जो C सिलेंडर है इसको A के ऊपर स्लाइड करना था अगर हम इन बॉल्स का यूज़ ना करते, लेकिन बॉल्स का यूज़ करने से क्या हुआ, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था इसको हमने रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया. बॉल बेरिंग्स आर कॉमनली यूज्ड इन बाइसिकल. तो बाइसिकल के अंदर आपने देखा होगा ये बेरिंग्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ना गोली ग्रीस करवाते हैं, तो वो यही होती है. तो बीरिंग की हेल्प से जो व्हील्स का मूवमेंट है वो काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत कम फ्रिक्शन हो जाता है, जिस वजह से हम पैडल करके साइकिल को काफ़ी दूर तक जा सकते हैं. तो ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है फ्रिक्शन को कम करने का, और मशीनरी के अंदर बहुत ज़्यादा इन मेथड्स का यूज़ किया जाता है. तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं. इनको अच्छे से लर्न करना, मेमोराइज़ करना और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना. थैंक यू.